नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो जीटीआरई ने कावेरी इंजन के D1 प्रोटोटाइप को रिसीव कर लिया है और अगले साल D2 वेरिएंट मिलने की उम्मीद है। ये दोनों वर्जन टेस्टिंग के लिए यूज होंगे, जहां 2026 तक एंड्योरेंस ट्रायल शुरू हो जाएंगे और हर इंजन को लगभग 150 घंटे तक हाई अल्टीट्यूड कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा, ताकि उसकी परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को एक्चुअल कॉम्बैट लेवल एनवायरनमेंट में वेरीफाई किया जा सके। ये टेस्ट उन सिचुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जहां इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हिमालयन रीजन्स के फॉरवर्ड बेसिस से ऑपरेट करते हैं, जहां टेम्परेचर और प्रेशर एक्सट्रीम रहते हैं। और अगर ये एंड्योरेंस ट्रायल सफल रहे तो D4 और D5 वेरिएंट को क्वालिफिकेशन टेस्टिंग में ले जाया जाएगा और इस फेज में 300 से 500 घंटे तक के डिग्रस टेस्ट होंगे, जिससे इंजन को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए ऑफिशियली सर्टिफाई किया जा सके। इस पूरी टेस्टिंग रोड मैप में D1 से D5 तक के वेरिएंट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू रिफाइन होंगे, जहां हर स्टेप पे परफॉर्मेंस और डिजाइन इंप्रूवमेंट्स इंश्योर किए जाएंगे। जीटीआरई का फोकस अब मैक्सिमम इंडिजिनाइजेशन पे है, जिसमें कि अभी तक 4th जनरेशन इंजन कंपोनेंट में 85% लोकलाइजेशन अचीव किया जा चुका है और टारगेट है कि 2026 के मिड तक 88% तक पहुंचना है। एलएनटी और मिधानी के साथ मिलकर इंडिया इंजन के सबसे चैलेंजिंग कंपोनेंट जैसे हॉट सेक्शन ब्लेड्स और कोटिंग्स को भी लोकल बना रहा है। इससे न सिर्फ कॉस्ट कम होगी बल्कि सप्लाई चेन को भी सिक्योर किया जाएगा, ताकि जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस का इम्पैक्ट मिनिमल हो। और ये प्रोग्रेस एक परफेक्ट टाइमिंग पे आई है, क्योंकि इंडिया अपने नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ और अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे AMCA और UCAV के लिए इंडिजिनस प्रोपल्जन सिस्टम चाहता है और कावेरी के नए D सीरीज वर्जन स्पेसिफिकली, जो कि आफ्टर बर्नर लेस, स्टील्थ फ्रेंडली और एफिशिएंट डिजाइन पर बेस्ड है, जो लॉन्ग रेंज और लो ऑब्जर्वेबल ऑपरेशन के लिए परफेक्ट है। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल रहे तो इंडिया अपने एयरक्राफ्ट के लिए फॉरेन इंजन पर डिपेंडेंसी से फ्री हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को रसिया से फाइनल क्लियरेंस मिलने की खबर आ रही है। ये मिसाइल रसिया के एडवांस्ड 3M22 जिरकॉन से इंस्पायर्ड है। साथ ही इसमें इंडियन डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक और सीकर फिट किए जाएंगे, जिससे ये एक जॉइंट बट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वेपन बन जाएगा। ये नया वर्जन सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी, जिसे ट्रक्स, वॉरशिप और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसकी टॉप स्पीड मैक्स 6 से ज़्यादा तक पहुंच सकती है और रेंज भी 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस और रसिया की NPO के बीच टॉक्स स्टडी लेवल पर चल रही हैं और दोनों देश के हाई लेवल ऑफिशियल्स ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। ये प्रोग्राम 2019 में रुक गया था टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स के कारण, लेकिन अब दोबारा रिवाइव किया गया है। इस मिसाइल में जिरकॉन का स्क्रैमजेट प्रपल्जन यूज होगा, जो इसे हाइपरसोनिक स्पीड तक प्रोपेल करेगा और इंडिया के लिए ये एक नेक्स्ट जनरेशन डिटेरेंट बनेगा। और सबसे बड़ा हाईलाइट है इंडिया का डिमांड कि स्टार्टिंग से 60 से 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दी जाए, जिससे नागपुर और हैदराबाद के ब्रह्मोस फैसिलिटीज़ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल हो। DRDO के इंजीनियर्स एडवांस गाइडेंस सिस्टम, RF सीकर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंट एवियोनिक्स को इस मिसाइल में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए टेलर मेड हो और फॉरेन डिपेंडेंसीज कम हो जाए। डिफेंस इंसाइडर्स के हिसाब से ब्रह्मोस 2 रशियन एरोडायनेमिक्स और इंडियन प्रिसीजन टेक का परफेक्ट ब्लेंड होगा, जो मोबाइल लॉन्चर्स और वर्टिकल लॉन्च नेवल सिस्टम्स दोनों के साथ कंपेटेबल होगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो HAL ने इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI फाइटर्स के लिए एक मैसिव मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दी है। इसका मेन गोल है सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम को ग्रोथ पर लाना, जिससे ये एयरक्राफ्ट नियर 5th जनरेशन कैपेबिलिटी तक इवॉल्व हो सके। HAL ने नासिक और बेंगलोर में नए क्लाइमेट कंट्रोल्ड असेंबली बेस, एवियोनिक्स रेट्रोफिट लैब्स और डेटा सिक्योरिटी सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट 63,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 200 एयरक्राफ्ट को सिस्टमेटिकली अपग्रेड किया जाएगा। और अपग्रेड का कोर फीचर होगा मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन, जो एक एडवांस सिस्टम है जहां रडार्स, IRST,
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स और AI रेजिस्टेंट एल्गोरिदम मिलकर पायलट को एक सिंगल फ्यूज्ड बैटलफील्ड पिक्चर दिखाएंगे। इसका मतलब है कि पायलट को रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस मिलेगी और डिसीजन मेकिंग और फास्ट हो जाएगी। ऐसा फीचर जो अभी सिर्फ 5th जनरेशन जेट जैसे F-35 में ही मिलता है। HAL एक हाई एंड सिमुलेशन और मॉडलिंग सेटअप भी बना रहा है जिसमें इंजीनियर्स बैटलफील्ड सिनारियोज वर्चुअली रिक्रिएट करेंगे। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट उन्हें हेल्प करेगा इंडिजिनस विरूपक्षा एसर रडार, एडवांस IRST और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम को बिना लाइव एयरक्राफ्ट रिस्क में डाले टेस्ट करने में। इस सेटअप में हार्डवेयर इन द लूप सिस्टम यूज होंगे जहां डिजिटल और फिजिकल कंपोनेंट एक साथ साइमुलेट होंगे और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और हाइपरसोनिक थ्रेट्स भी मॉडल किए जाएंगे। इस अपग्रेड का टेक्निकल बैकबोन है नया 64-बिट डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग स्पीड और सेंसर डेटा हैंडलिंग को ड्रामेटिकली इंप्रूव करेगा। इससे एयरक्राफ्ट ऑटोमेटेड थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे स्मार्ट फीचर्स परफॉर्म कर पाएगा। अर्ली ट्रायल्स 2026 के मिड तक एक्सपेक्टेड है जिससे फर्स्ट अपग्रेडेड स्क्वाड्रन रोल आउट का टाइमलाइन फास्ट ट्रैक हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इंडियन एयरफोर्स को अपनी लेटेस्ट BV रैम स्काई स्टिंग ऑफर की है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक बताई गई है। ये मिसाइल अब अपनी फाइनल टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच चुकी है जिसका मतलब है कि इसका डिज़ाइन और इंटरनल सिस्टम पूरी तरह डेवलप हो चुका है और अब बस फ्लाइट टेस्टिंग फेज पेंडिंग है जहां इसे रियल एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म से टेस्ट किया जाएगा। राफेल डिफेंस ने जुलाई 2025 में तेल अवीव में हाई लेवल मीटिंग टॉक्स के दौरान ये प्रपोज किया कि फाइनल टेस्टिंग इंडिया के साथ मिलकर की जाए। कंपनी ने यह भी कहा कि इसका स्टिंग एक यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी डिज़ाइन रखता है जिससे ये इजीली इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल एयरक्राफ्ट जैसे तेजस MK-1A, SU-30 MKI, मिराज 2000 साथ ही और भी एयरक्राफ्ट्स पर इंटीग्रेट हो सकती है। अगर ये इंटीग्रेशन तेजस MK-1A पर हो गया तो ये लाइट फाइटर भी एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर बन जाएगा जो हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म में LAC के पास एनिमी एयरक्राफ्ट को एंगेज कर सकता है। इसका स्टिंग का प्रपल्जन सिस्टम एक 3 पल्स रॉकेट मोटर पर बेस्ड है जिसमें बूस्ट, सस्टेन और टर्मिनल फेजेस अलग अलग प्रोग्राम्ड हैं ताकि मिसाइल पूरे एंगेजमेंट के दौरान एनर्जी मेंटेन कर सके। इससे मिसाइल को एक नो एस्केप जोन मिलता है जो 150 किलोमीटर से ज़्यादा है और फाइनल एंड गेम में ये हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकती है। इसके सीकर और गाइडेंस सिस्टम में एक अल्ट्रा स्मार्ट एक्टिव RF सीकर है जो एनिमी जैमिंग के खिलाफ रेजिस्टेंट है और GPS प्लस इनर्शियल गाइडेंस के साथ 2-वे डेटा लिंक से रियल टाइम रीटारगेटिंग कर सकती है। वॉरहेड हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन टाइप का है जो लीथल इम्पैक्ट डिलीवर करता है और मिसाइल का टोटल वेट 180 से 200 kg के आसपास रखा गया है ताकि तेजस जैसी लाइट प्लेटफॉर्म भी इसे कंफर्टेबली कैरी कर सके। राफेल का कहना है कि एग्जिस्टिंग डर्बी ER मिसाइल के इंटीग्रेशन सेटअप का यूज करके कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स सिर्फ 6 महीने में कंप्लीट किए जा सकते हैं और उसके बाद 2 से 3 लाइव फायरिंग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की जा सकती है। अगर इंडिया इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो इसका स्टिंग मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के आर्सेनल को एक फ्यूचरिस्टिक एज दे सकती है। तो आप क्या कहोगे इस ऑफर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।